जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक है ना। तो आइए आज के हम लोग वीडियो में जो आपका क्लास 6 का जो राजनीति शास्त्र है, ओके, इससे रिलेटेड जितने भी पूरे ऑल चैप्टर 10 को चैप्टर है, 200 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव अर्थात बहुवैकल्पिक है, और उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स है और मिलान है, ये सभी को खत्म करेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो आपको दिया है वो पढ़ना है विविधता, और इसमें इस चैप्टर में इसी बात को बताया गया है कि किस प्रकार से विविधता, खान पान, रहन सहन, भारत की संदर्भ में देखा जाए तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग नाच गान, पहनावा ओढ़ावा, खाना, रहना, ये सब क्या है, अलग अलग है, अलग अलग उसका त्यौहार है। ओके, तो इस चैप्टर में आपको विविधता संबंधित इसी बात को क्या किया, यहाँ पे व्याख्या किया गया है। तो आइए जरा कुछ विविधता से रिलेटेड और भी पर्व त्यौहार के बारे में जान ले। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति त्यौहार जनवरी के मध्य माह में मनाया जाता है। बिहू असम का प्रमुख पर्व है। बिहू जो है असम का प्रमुख पर्व है, मुख्य पर्व है, जो साल में 3 बार मनाया जाता है। साल में 3 बार बिहू मनाता है लोग। ओणम केरल का अत्यंत लोकप्रिय उत्सव है। फसलों की कटाई के बाद यह उत्सव मनाया जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ओणम मतलब कैसा पर्व है, तो यह फसलों की कटाई के बाद मनाया जाने वाला पर्व है, और यह अत्यंत लोकप्रिय कहाँ का है, तो केरल का है। ओणम उत्सव का मुख्य आकर्षक नौका दौर है। इसमें ओणम में क्या करता है, सब मुख्य आकर्षक का देखने वाला जो होता है वो होता है क्या, नौका दौर। नौका दौर को वलम कली कहा जाता है, वलम कली भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि नौका को अलग अलग डिजाइन में क्या करता है, लेकिन लोग सजौले रहता है, पतंग की जैसा पूंछ रहता है, तरह तरह के 100 गो लोग उसमें बैठ करके चप्पू चलाता है। कौगो 100 गो आदमी, किसी किसी के मोर के चोच लेखा, किसी का बतख के चोच लेकर नाव रहता है, 100 गो व्यक्ति बैठ करके चप्पू चला चला करके नौका दौड़ करता है। जो आगे निकल जाता है वो जीत जाता है। कमाल के लगता है। केरल में ईसाई धर्म के मुख्य त्यौहार क्रिसमस और ईस्टर भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। पुम्बा नदी के तट पर हर वर्ष मारामोन, याद रखिएगा, पुम्बा नदी के तट पर मारामोन सम्मेलन होता है। यह एशिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा क्या है, आयोजन है। एशिया महादेश में सबसे बड़ा आयोजन जो है वो है मारामोन सम्मेलन। मारामोन सम्मेलन, आइए जरा सा और इसके रिलेटेड जान ले। बिहार के मुख्य पर्व है छठ है, दीपावली है और होली है। पश्चिम बंगाल का मुख्य पर्व कौन है, दुर्गा पूजा है। महाराष्ट्र का कौन है, गणेश उत्सव है। झारखंड का आदिवासी समाज के लोग का क्या है, सरहुल है। फसल बुआई एवं फसल कटाई से संबंधित कई त्यौहार है। असम में जैसे बिहू है, पंजाब में बैसाखी है, केरल में ओणम है, बिहार और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति है, तमिलनाडु में पोंगल है जो कि फसल की कटाई का त्यौहार है। पोंगल जो होता है ये जनवरी के मध्य में आसपास में शुरू होकर 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। ओके, आइए आगे देखते हैं। आइए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसे हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। देखिए, पश्मीना शाल बनाए जाते हैं। ये जो पश्मीना शाल जो है ये बनाए जाते हैं, क्या चीज़ से बनता है, तो याद रखिएगा कि ये पश्मीना शाल बनाए जाते हैं, मतलब किस राज्य में बनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका कश्मीर में है। कश्मीर में पश्मीना शाल बनता है। ओके, कश्मीर में पश्मीना शाल, और एक प्रकार के जो बकरी होता है उसी से बनाया जाता है। आगे मिलेगा। कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है। कथकली जो है वो किस राज्य में, मतलब कि ये नाच होता है, तो कथकली केरल का है। कौन से कथकली, कौन से केरल। ओके, इनमें कौन फसलों से संबंधित त्यौहार है, जब फसल की कटाई होता है उस टाइम इसको मनाया जाता है, तो वो है आपका ओणम। खुशी में लोग मनाया जाता है ओणम, और ये कहाँ का है, केरल का है। ओणम कहाँ का है, केरल का है। ओके, मुसलमानों का मुख्य पूजा स्थल कौन है। मुसलमान अपना कहाँ पे अपना मतलब पूजा स्थल करता है, पूजा स्थल है, तो ये है आपका मस्जिद में। कहाँ, मस्जिद में। और हिंदू मंदिर में। कहाँ के लोग अपनी पोशाक के भीतर कांगड़ी रखते हैं। कहाँ के लोग, तो कश्मीर के लोग जो होते हैं अपनी पोशाक के अंदर क्या करते हैं, कांगड़ी रखते हैं। ओके, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कांगड़ी क्या होता है। किस राज्य में रबर की खेती बहुतायत मात्रा में होती है। कौन सा राज्य है जहाँ के मतलब कि रबर की खेती ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो है आपका केरल। केरल में ज़्यादा क्या होता है, आपका रबर की खेती होती है। ओके, आइए देखते हैं आगे।
फिल इन द ब्लैंक्स है। दक्षिण भारतीय भाषाएं डैश भाषा परिवार की है। किस भाषा परिवार के, जो दक्षिण भारत में लोग जो भाषा बोलता है वो किस परिवार से रिलेटेड है, किस परिवार की भाषा है? तो याद रखिएगा द्रविड़ है। क्या है? द्रविड़। द्रविड़ भाषा परिवार की है। डैश ईसाइयों का पूजा स्थल है। तो ईसाई कहाँ पे अपना पूजा करता है लोग? चर्च में। नहीं, डैश असम का प्रमुख पर्व है। तब बिहू जो है, बिहू ये असम का क्या है? आपका प्रमुख पर्व है। भारतीय संविधान में भारत की प्रमुख डैश भाषाओं का उल्लेख है। तब भारत की संविधान में कितने भाषाओं का है उल्लेख? 22 भाषाओं का। पहले 18 था, 4 को 20 बार बढ़ाया गया। भीषण गर्मी एवं धूप से बचाव के लिए डैश के लोग सिर पर बहुत बड़ी पगड़ी बांधते हैं। तो राजस्थान में बहुत बड़ा पगड़ी बांधता है और बड़ा बड़ा लोग शॉर्ट वट भी पहनता है राजस्थान में, ठीक ना। राजस्थान में लोग क्या करता है कि बड़ा बड़ा पगड़ी रखता है। भरतनाट्यम डैश की प्रमुख नृत्य शैली है। कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का भरतनाट्यम क्या है? प्रमुख नृत्य है। मसालों की खेती के लिए डैश प्रसिद्ध है। तब मसालों की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र? केरल है। तबे तो केरल इसी के लिए ना आया था सब, गर्म प्रदेश, ठंडा प्रदेश वाला, कि ले जाएंगे मसाला तो गर्म रहेंगे। पश्चिम बंगाल के लोग डैश के बड़े चाव से खाते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग डैश बड़े चाव से खाते हैं। तब मछली भात। मछली और भात बंगाल के लोगों का मुख्य भोजन है। जिस तरह से बिहार का, दक्षिणी बिहार का लिट्टी चोखा है, मछली और भात। मछली भात। डैश में, हाँ मच्छी भात भी दे देता है तो अगर बजेगा मत, वही होगा। डैश में लिट्टी भी एक लोकप्रिय भोजन है। तो दक्षिण बिहार का सबसे आपका लोकप्रिय भोजन क्या है? लिट्टी चोखा। भारत की विविधता हमारी डैश नहीं बल्कि ताकत है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए आप ही लोग? कमजोरी। भारत की जो विविधता है ये हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि क्या है? ताकत है। बिहार के मुख्य पर्व डैश दीपावली एवं होली है। तो छठ है। बिहार का प्रमुख क्या है? छठ है, दीपावली है और होली है। डैश के लोग सरहुल पर्व मनाते हैं। कहाँ के लोग? तो झारखंड के लोग, झारखंड के जो लोग हैं ये सरहुल पर्व मनाते हैं। तो ओके, आई होप ये सब समझ गए होंगे। आइए देखते हैं जरा मैचिंग कर ले हम लोग। ईसाइयों का पूजा स्थल, रिपीट कर रहा है ना। ईसाइयों का पूजा स्थल क्या है? चर्चे में ना पूजा करता है लोग। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन है? सिख जो लोग हैं वो प्रमुख त्यौहार क्या मनाते हैं? सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या है बताइए? तो वो है आपका बैसाखी है। क्या है? बैसाखी। निराकार ईश्वर में आस्था। निराकार ईश्वर में आस्था किसमें है? आपका इस्लाम धर्म है। उसमें ईश्वर की, निराकार ईश्वर, उसमें कहीं मूर्ति उर्ति नहीं रहता है ना मस्जिद में। सिखों का पूजा स्थल, अब उसके पीछे तर्क है। सिखों का पूजा स्थल क्या है? सिख कहाँ पूजा करता है? तो गुरुद्वार में करता है, यही ना, गुरुद्वारा में। झारखंड के आदिवासियों का पर्व कौन है? तो अभी तो मिला था सरहुल, सरहुल पर्व है। और एक बच गया, बौद्ध धर्म के प्रचार की भाषा क्या थी? तो बौद्ध धर्म का किस भाषा में ज़्यादा प्रचार हुआ? पाली भाषा में हुआ। नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मैचिंग हो जाएगा। आइए अब सेकंड चैप्टर की ओर रुख कर रहे हैं। चैप्टर है आपका असमानता और भेदभाव। विविधता से ही विभिन्नता उत्पन्न होती है और इस चैप्टर में जानना है असमानता और भेदभाव, कि किस तरह से लोग एक कार्यशैली के आधार पर एक दूसरे में असमानता है और इस असमानता को लोग भेदभाव में परिवर्तित कर देता है। तो जो कतई मतलब कि हमारे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो अच्छी बात नहीं है। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विविधता का अर्थ है। अब देखिए ये क्वेश्चन को तो दे देना चाहिए तो फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत, इसी में दिया है। तो विविधता का अर्थ होता है भिन्नता। विविधता का अर्थ क्या होता है? भिन्नता। यानी पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह के बारे में इसमें कौन गलत है? तो कौन गलत है? पूर्वाग्रह। निष्पक्ष राय,
निष्पक्ष राय, जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। कैसे? तो किसी के बारे में किसी के मुंह से अनाप शनाप सुन लेता है तो उस व्यक्ति को उसी प्रकार से जज करना चालू कर देता है कि नहीं, कि हाँ ऐसा होगा। वो व्यक्ति उसे कभी मिल करके वही जानेगा नहीं कि हाँ फलना उसके बारे में कह रहा था तो क्या वो बात सही है कि गलत है। जरा चलो तो उससे मिल करके पूछा जाए या उसके साथ 10 दिन मिल करके बिताया जाए, अपने पता चल जाएगा कि कैसा कैरेक्टर है ना। तो उसको लोग क्या करता है कि किसी के मुंह से सुन करके उसी के तरह से उसको जज कर देता है और नजरिया भी अपना बदल लेता है। उसी को कहा जाता है पूर्वाग्रह, मतलब कि नकारात्मक सोच, पूर्व निर्मित राय, तथ्यहीन धारणा, कोई तथ्य ही नहीं है। अस्पृश्यता यानी अनटचेबल, छुआछूत को किसने सम्मानित किया? किसने सम्मानित किया? तो ये महात्मा गांधी जो थे, हरिजन जैसे पत्रिका को निकाल करके ये अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए ठाने। ये भी ऐसे बार पहले तो विरोधी थे, विरोधी इस टर्म में थे कि क्या बोला जाता है, दूसरे कास्ट में शादीवादी का ये विरोधी थे, लेकिन बाद में इसका पक्षधर बन गए। आइए देखते हैं आज अस्पृश्यता अपने को क्या कहा जाना अधिक पसंद करते हैं। तो आज जो अस्पृश्य है, अस्पृश्यता नहीं, अस्पृश्य जो है वो अपने को क्या कहलाना अच्छा समझते हैं? तो दलित कहलाना, दलित कहलाना अपने को क्या कहता है? अधिक पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है तो दबा हुआ। तो इनको मतलब अस्पृश्य जो अछूत थे तो इनको अछूता रखा गया, मतलब कि इसको दबाया गया। तो इसलिए दबाया गया तो वो अपना दलित कहलाना सही समझता है लोग, ठीक ना। आप उसको हरिजन कहिएगा तो हरिजन भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इन लोगों में बहुत वो देखा जाता है कि भगवान को नहीं मानते हैं। क्योंकि इन लोगों का तर्क ये रहता है कि अगर भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा कुकर्म क्यों होता, मेरे साथ इस तरह से छुआछूत क्यों होता। तो इसलिए ये लोग ना हरिजन कहलाना पसंद करते हैं और ना मतलब कि जो भी मतलब संज्ञा दिया जाता है ये सब नहीं, सीधे वो कहते हैं कि हम दलित हैं या महादलित है, ज़्यादा दबाए हुए हैं या दबाए हुए हैं। ओके, आइए तो इस चैप्टर को पढ़िएगा तो इस सब में समझ जाइएगा। इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल था, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधान सभा के, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सभापति कौन थे या अध्यक्ष कह सकिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ओके, तो आइए जरा अब हम लोग जरा फिल इन द ब्लैंक्स देख ले। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। असमानता और भेदभाव का है। रूढ़ियों पर आधारित पूर्व राय को डैश कहते हैं। जस्ट अभी आया था, पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे, और वो भी परमानेंट अध्यक्ष थे। ओके, और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा था। डैश को संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन करके लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 है ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ? लागू हो गया पूरे नागरिकों पे। लड़कियों को मृदु और संकोची समझना डैश है। क्या है? लड़कियों को मृदु और संकोची समझना क्या है? रूढ़ी है। क्या है? लड़कियों को मृदु और संकोची समझना क्या है? ये रूढ़ी है। ये क्या है? रूढ़ी है। डे संविधान प्रारूप समिति के सभापति थे। अभी आया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब जो थे वो प्रारूप समिति के क्या थे? चेयरमैन थे, सभापति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म डे जाति में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था एक महार जाति में इनका जन्म हुआ था बाबा साहब का। ओके, आइए अब फिल्म मैचिंग तरह देख ले। मैचिंग करिए। बालिकाओं को घर से बाहर या स्कूल नहीं जाने देना, ये क्या है? रंग भेद है, यौन भेद का पूर्वाग्रह, रूढ़िगत पूर्वाग्रह। आहा, तो अर्थात अस्पृश्यता है, जातिगत संकीर्णता, आर्थिक असमानता, लिंग भेद की असमानता। हाँ करेक्ट, ये होगा आपका कि लिंग भेद की असमानता। लिंग के आधार पर जो भेद किया जाएगा कि बेटी तू बेटी बारू, बेटी लेखा रह, उ तो बेटा बा। अब बेटा रोएगा तो कहेगा बेटा तू लड़का है, तू मर्द है, काहे रोता है बे, है ना। अब बेटी तो तुरंत नाक ढूंढने लगेगी तो हाँ लड़की है, रोती है। मतलब इस तरह से असमानता है ना लिंग के आधार पर, अर्थात लिंग भेद की यह असमानता है। यहाँ तरह नहीं जाए के बाद तनका ध्यान रखी है, बस इस तरह से है ना समाज में। निम्न जाति के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग नहीं करने देना।
आप निम्न जाति के जो लोग होंगे उनको सार्वजनिक जो सुविधा है उसका उपयोग नहीं करने देना, ये क्या चीज़ हो सकता है? तो ये रूढ़िगत पूर्वाग्रह है। ये क्या है? रूढ़िगत पूर्वाग्रह, जो पहले से बनता आ रहा है। अभी भी जो छुआछूत करता है लोग, वो कहता है कि मेरे दादा परदादा छेड़दादा सब कोई ऐसा ही करता था तो हम भी ऐसा ही करते। अरे पगला, तो तू तो पढ़ा लिखा है, 21वीं सदी में जी रहा है। लोग कहाँ से कहाँ चल गया, चांद पर चंद्रयान चल गया है ना, पता लगाने के लिए मंगल पर लोग जीवन खोज रहा है। तू पगला यहाँ अभी छूत में झुरा लेबे, है कि नहीं? तो इस प्रकार से तो रूढ़िगत पूर्वाग्रह, निम्न जातियों से बेगार लेना, निम्न जातियों से बेगार लेना, इसका किस में मैचिंग कर दिया जाए? आर्थिक असमानता है। ये क्या है? आर्थिक असमानता। बे इसमें काहे मिल रहा है बे, इधर आजा। एक जाति के सदस्य का अपनी ही जाति का पेशा अपनाने के बाद होना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका जातिगत संकीर्णता। बहुत लोग कहता है ना कि जिस जाति में जन्म लिया है ना वही वो काम करेगा ना, तो बढ़िया से करेगा, आना तो ना करेगा। रे पगला, पढ़ा लिखा तो दो न तनी, तो कलेक्टर लाट साहब भी तो वो बन सकता है ना, बस पढ़ने के लिए मौका तो दे दो। अब बाबा साहब को तो पढ़ने नहीं दे रहा था लोग, उनको तो बाहर बैठा रहा था, पानी तक छूने नहीं दे रहा था। तब बताइए, मान लीजिए कि उनको मौका मिला, जो भी उनको जोड़ाया उनको भेजे, तो मौका मिले तो गर्दा छोड़ा दिए कि नहीं छोड़ा दिया है? सिंबल ऑफ नॉलेज से उनको मतलब कि विभूतित किया जाता है। वही ना कहते शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अबे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो देखते हैं शिक्षा पर जो व्यक्ति होते हैं पढ़े लिखे, कहीं दबता है किसी से, हैं कहीं भी एकदम सर झुका के पढ़ लेता है तो सर उठा के चलता है। लड़कियों को लड़कों से कमजोर समझना, ये क्या है? ये क्या है? तो ये है यौन भेद का पूर्वाग्रह। युगों से पहले से लोग मतलब कि है कि हाँ बेटी घर में रही बेटा बाहर जाई, तरह तरह के बात है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। 50% आरक्षण है बिहार में, महिलाओं को बल्ले बल्ले है। नौकरी चाकरी नहीं रहेगा तो प्रधानी के चुनाव लड़ लेगी। किसी यात्रा के समय अछूत को देख लेना अपशकुन मानना पहले था। लोग आज दूसरे कुछ कोई चीज को देख लेता है तो अपशकुन मानता है, बिलाई राह काट देता है तो बिलाई, अरे पगला। अब देखे ना, बिलाई कहता है क्या राह काट दिया, अरे पढ़ल लिखल मूर्ख। बिलाई तू चलेगा रोड पर, बिलाई कथी पर चलेगा? बिलाई खाली खेते में चलेगा, ओकरो तो रोड क्रॉस करना होगा ना इन्हें सोने जाने के लिए, तो रोड क्रॉस किया गया तो अछूत एथी हो गया। ये सब क्या मतलब हमके नहीं समझ में आता है। गोरे, हाँ तो अछूत को देख लेना अपशकुन माना जाता है। तो ये क्या है? अस्पृश्यता है, मतलब छुआछूत वाली मामला है। गोरे और काले में भेद करना, ये आपका रंग भेद का है, रंग भेद का। अब देखिए ना, छुआछूत वाला तो चैप्टर है, ये तो बहुत मतलब टच करने वाला चैप्टर है, लेकिन इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। देखिए थर्ड चैप्टर है ग्रामीण जीवन यापन के विभिन्न स्वरूप। ग्रामीण जीवन यापन के, जीवन यापन यहाँ एक के साथ लिखाएगा, ठीक ना, अलग अलग नहीं होगा। जीवन यापन अलग नहीं होगा, वो प्रिंटिंग में एक तरह नहीं प्रिंट हो रहा था, गड़बड़ हो गया है। तो ग्रामीण जीवन का विभिन्न स्वरूप, गांव में लोग कैसे जीता है, थर्ड चैप्टर में इस बात का चर्चा है। देखिए आइए देखते हैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि गांव का एक आम आदमी किस काम से जुड़ा होता है। गांव का एक जो आम आदमी होता है क्या चीज़ से? खेती से, कुटीर उद्योग से, मत्स्य पालन से, मुर्गी पालन से। तो एक आम आदमी जो होता है ना आपका जुड़ा होता है काथी से? खेती से। जमीन की जोत के आधार पर, जमीन की जोत के आधार पर किस तरह के किसान की सबसे दयनीय स्थिति है? तो आपका बड़े जोतदार के तो नहीं, सीमांत भूमिहीन खेतीहर मजदूर की स्थिति गांव में क्या है? बहुत ही खराब है, दयनीय है। भारतीय ग्रामीण आबादी में करीब कितने प्रतिशत खेतीहर मजदूर है? तो याद रखिएगा 40% खेतीहर मजदूर है। गांवों में खेती के अलावा आजीविका का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो ये है आपका पशुपालन, क्योंकि हर घर में आपको पशु गाय भैंस मिलिए जाएगा, ठीक ना। आइए ज़्यादातर देखते हैं हम लोग मिलान फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है कि आंध्र प्रदेश में डैश आजीविका का मुख्य स्रोत बन गया है। तो याद रखिएगा, याद क्या रखना है, समझते चलिए। मछली पालन करना मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या है कि आजीविका का मुख्य स्रोत बन गया है। डैश मजदूरों को गांवों में सालों भर काम नहीं मिलता है। तो भूमिहीन, जो भूमिहीन किसान है, मजदूर है, उसको गांव में साल भर काम मिलता उलता नहीं है। बड़े जोतदार खेत तैयार करने के लिए अब डैश का प्रयोग हो रहा है। काथी का प्रयोग हो रहा है? ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर पहले क्या चीज का हो रहा था? हर बैल का। ग्रामीण आबादी में करीब कितने प्रतिशत भूमिहीन खेतीहर मजदूर रहते हैं? 40%।
गाँव के लोगों के आज जीवन यापन हेतु डैश रोजगार नहीं मिल पाता है, तो सालों भर रोजगार नहीं मिल पाता है, सालों भर जो होता है रोजगार नहीं मिल पाता है। आइए मैचिंग देख ले जरा। आपका फसल बीज बीमा योजना, ये फसल बीमा योजना जो है किससे संबंधित है, किससे है? फसल नष्ट होने पर सहायता। फसल बीमा योजना, फसल नष्ट अगर हो गया सुखाड़ दहाड़ में तो उसमें क्या होगा कि आपको फसल बीमा योजना मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा ऋण देने की योजना, ऑप्शन नंबर घ में चल जाएगा। गाँवों से पलायन, गाँव से लोग पलायन क्यों करता है, दूसरी जगह क्यों जाता है? सालों भर काम नहीं मिल पाता है, सालों भर काम नहीं मिल पाता है तो जाता है। मनरेगा, मनरेगा क्या है? तो सरकार की ओर से रोजगार गारंटी है, जिसका कितना रुपया है? 100 रुपया है ना। आइए देखते हैं अगला चैप्टर है आपका शहरी जीवन यापन के विभिन्न स्वरूप। ग्रामीण जीवन यापन के विभिन्न स्वरूप और अब शहरी जीवन यापन के विभिन्न स्वरूप। 10 लाख से अधिक आबादी वाले आवासीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? जहां 10 लाख व्यक्ति रहता है तो उसको क्या कहा जाएगा? कस्बा, शहर, नगर, तो उसको कहा जाएगा महानगर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? महानगर। जहां 10 लाख जनसंख्या, जैसे मान लीजिए कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, महानगर है। वर्तमान भारत में महानगरों की संख्या कितनी है? कितने महानगर है? तो 53 गो महानगर है अपने देश में। इनमें कैसे सरकारी सेवक को भविष्य निधि का लाभ मिलता है? अस्थायी सेवकों की, अल्पकालीन सेवकों का, अस्थायी एवं अल्पकालीन दोनों सेवकों का इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेगा अस्थायी सेवक को क्या होता है कि सरकारी सेवक को भविष्य निधि से क्या करता है? लाभ मिलता है। आइए अब इससे रिलेटेड हम लोग जानते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स है ठेले पर सब्जी बेचना, डैश है। ठेला पर सब्जी बेचना क्या है? तो ये है आपका स्वरोजगार है, पकौड़ा तलना स्वरोजगार है। 1951 में भारत में केवल डैश महानगर थे। कितने? 4 महानगर थे 1951 तक। वर्तमान में मुंबई की आबादी डैश करोड़ डैश लाख से अधिक हो गई है। 1 करोड़ 84 लाख से समझ लीजिए कि अधिक हो गई है। बताइए, तबे तो आसमान बिकता है ना मुंबई में। शहरों में लोगों को रोजगार के डैश अवसर उपलब्ध होते हैं। तो शहरों में लोगों को रोजगार के मतलब कि अवसर, मतलब कि अधिक, मतलब शहर में तो अधिक अवसर उपलब्ध है, तबे तो गांव से लोग शहर में कमाने के लिए जाता है ना। सरकारी सेवकों की डैश नौकरी होती है। सरकारी सेवक जो होता है उसका क्या होता है? परमानेंट होता है, मतलब कि अस्थायी होता है। तबे तो सरकारी जॉब के पीछे लोग भागता है ना। बिहार की राजधानी पटना की आबादी 10 लाख से ऊपर हो गई है, 20 लाख से ऊपर हो गई है। घरेलू सेवा में लगे लोग डैश श्रमिक है। घरेलू जो सेवा में लगा हुआ है वो असंगठित है, संगठित नहीं है, असंगठित है। क्या है? असंगठित श्रमिक है। शहरों में सड़कों, फुटपाथों पर डैश प्रतिशत लोग अपनी छोटी छोटी दुकानें आजीविका चलाते हैं, दुकानें लगा करके आजीविका चलाते हैं। कितना प्रतिशत? तो 17% जो लोग हैं ना वो क्या है कि अपनी छोटी छोटी दुकान लगा कर फुटपाथ पर कपड़ा उपड़ा बेचता है। से वो बड़े बड़े व्यवसायियों के बड़े नगरों में आकर्षक डैश होते हैं। तो क्या आकर्षक होता है? तो ये सब का शोरूम होता है। क्या होता है? शोरूम, बड़ा बड़ा शोरूम होता है। अस्थायी दुकानदारों को बेचे गए सामान पर सरकार को डैश कर भी देना पड़ता है। तब विक्रय और आयकर, विक्रय और आयकर मतलब कि आय पर टैक्स भी देना पड़ता है। शहरों में डैश दैनिक जरूरत की चीजें बेचकर अपनी आजीविका चलाता है। तो शहर में ठेला वाला, कथी? ठेला वाला जो लोग होते हैं वो दैनिक जरूरत की चीजें बेच करके क्या करता है? अपनी आजीविका चलाता है। डेली जो उपयोग में आने वाला जो चीज़ है उसका उपयोग लोग करके और माने उसका मतलब उसको बेच करके अपना आजीविका चलाता है। अब ये था आपका शहरी जीवन यापन के विभिन्न स्वरूप। आइए जरा देखते हैं अगला चैप्टर, 5वां। अगला चैप्टर है आपका 5वां चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है सरकार। आप ऐसा कीजिएगा, एक बार प्रस्तावना आपको तो कहीं भी मिल जाएगा, प्रस्तावना को एक बार देख लीजिएगा, बेटर रहेगा। प्रस्तावना सब उसको क्वेश्चन पूछता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में कहाँ तानाशाही सरकार थी? बताइए, तानाशाही कहाँ था जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? याद है आपको? विश्व युद्ध द्वितीय 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। इसी द्वितीय विश्व युद्ध में ही आपका एगो 6 अगस्त 1945 को नागासाकी और 9 अगस्त को हिरोशिमा पर बम बरसाया था अमेरिका वाला। 1939 से प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में कहाँ तानाशाही सरकार थी? याद रखेगा, इटली और जर्मनी में। इटली और जर्मनी में
ये जानवे करा कि इटली में मुसोलिनी था और जर्मनी में कौन था, हिटलर। तानाशाही सरकार। भारत के समान किस देश में संघात्मक सरकार है? भारत के समान कौन सा देश है जिसमें संघात्मक है? तो आपका अमेरिका में है। अमेरिका में भी संघात्मक और भारत में भी संघात्मक सरकार है, ठीक ना। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? और तो हम लोगों के देश में तो 1947 जब से मतलब देश आज़ाद हुआ उस टाइम से मतलब कि संविधान लागू होकर बाद वोट देना था चालू हो गया। 1952 में पहले चुनाव हुआ था, याद रखिएगा 1952। उसी टाइम से मतलब उस संविधान में समझ लिख दिया गया था, लेकिन बाद में बहुत जगह अलग अलग टाइम पर दिया गया था। याद रखिएगा 1920 ईस्वी में कब अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। आइए देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। अब देख ले हम लोग रिक्त स्थान के। भारत में डैश सरकार है, तो अभी बताएं संघीय यानी संघात्मक है। प्रजातंत्र में डैश से संप्रभु होती है। कौन होता है? तो जनता। जनता जो होता है संप्रभु होता है। भारतीय संविधान के डैश में प्रजातंत्र के आदर्शों का संकेत उल्लेखित है। तो कथी में? प्रस्तावना में ही। प्रस्तावना पढ़ लीजिएगा तो ढेर क्वेश्चन बन जाएगा प्रस्तावना से, ध्यान रखिएगा। प्रजातांत्रिक सरकार के दो प्रकार है, संघीय और अध्यक्षात्मक। संघीय और अध्यक्षात्मक, ठीक ना। संसदीय और अध्यक्षात्मक, ये दो प्रकार के क्या है सरकार है। भारत में डैश न्याय व्यवस्था है, तो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। क्या है? एकीकृत। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं है, सबके लिए एकीकृत ही है। सभी वयस्क नागरिकों को अपने डैश चुनने का अधिकार है, तो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, तबे तो वोट का अधिकार मिलता है ना। प्रतिनिधि चुनने का सभी को क्या है? वयस्क जो है 18 वर्ष जिसका उम्र पूर गया है। सरकार राज्य का डैश रूप है। कैसा रूप है? एकदम मूर्त रूप है। कैसा है? मूर्त रूप है। राज्य अपना कार्य डैश के माध्यम से करता है, तो राज्य अपना कार्य काथी के माध्यम से करता है? सरकार के ना माध्यम से करता है। ओके। लोकतंत्र में सारी शक्ति डैश के प्रतिनिधियों के हाथों में होती है, तो जनता के, क्योंकि जनता ही मालिक होता है। अब्राहम लिंकन का कथन क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। सरकार के डैश अंग है। सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ओके। ये भी पता होगा कि व्यवस्थापिका नियम कानून बनाता है, कार्यपालिका उसको लागू करता है और न्यायपालिका उसका देख रेख करता है। जैसे मान सुप्रीम कोर्ट हो गया, डैश कानून बनाती है, दे दिया है कौन बनाता है? तो व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका इसका क्या करता है? देख रेख करता है। ये मिलान वाला देख ले। आइए देखते हैं मैचिंग। संसदीय प्रजातंत्र का मिलन किसमें करवाइएगा? तो संसदीय जो प्रजातंत्र है ना, ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अटूट संबंध है। अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र, तो अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। एकात्मक सरकार, शासन की समस्त शक्तियां एवं केंद्रीय सरकार में निहित। और एक बच गया, दोस्त लगा दीजिए ख में। संघीय सरकार 2 स्तरों पर, केंद्र और राज्य सरकार। संघीय मतलब 2 स्तर पर सरकार। अब ये 5वां चैप्टर हो गया, छठा देख ले रहे हैं। छठा चैप्टर है आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। इनमें कौन पंचायती राज के मध्य स्तर की इकाई है? मध्य स्तर मतलब बीच का, तब पंचायत समिति जो है ये मध्य स्तर की क्या है? इकाई है। पंचायत समिति याद रखिएगा। बिहार के पंचायती राज के चुनाव में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 50% है, पहले ही बताए थे 50%। पंचायत समिति के प्रतिनिधियों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो याद रखिए वर्षों वाला पूछेगा ना, जितना मुखिया दुखिया जो भी हो, ये सबका 5 वर्ष के लिए है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रारंभिक इकाई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की प्रारंभिक इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। क्या है? ग्राम पंचायत है। आगे देखेंगे मैचिंग, सॉरी, आइए देखते हैं आगे। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं 2 प्रकार की होती है, शहरी और ग्रामीण। शहरी और ग्रामीण। मुखिया एवं सरपंच को डैश के सदस्य चुनते हैं, तो ग्राम सभा के सदस्य चुनता है, ग्राम सभा के सदस्य लोग चुनता है। ग्राम प्रशासन डैश का शासन होता है, तो ग्राम पर। आगे देखिए, मुखिया का पद खाली होने पर डैश ही सभी कार्य करते हैं, तो उप मुखिया। मुखिया का जब पद खाली रहेगा तो कौन काम करेगा? उप मुखिया। ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल के लिए रहता है। लोग कितना साल के लिए रहेगा?
5 साल यानी वर्ष के लिए। पंचायत समितियों के सदस्यों का चुनाव डैश वर्ष के लिए होता था, ये भी 5 वर्ष के लिए होता है। पंचायत समिति को डैश समिति भी कहते हैं। पंचायत समिति को कौन समिति कहते हैं बताइए? याद रखिएगा, ब्लॉक समिति भी बोला जाता है। ग्राम पंचायतों के मुखिया पंचायत समिति के डैश सदस्य होते हैं, तो पदेन सदस्य होते हैं, उसी पद का क्या होता है? ये सदस्य होता है। जिला परिषद देश के विकास की योजनाएं बनाती है। जिला परिषद क्या थी का? जिला का, कि जिला में मेरे को क्या क्या करना है उसका योजना बनाता है। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और डैश संस्था है, तो सर्वोच्च संस्था है। क्या है? सर्वोच्च संस्था है ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का। जिला परिषद जो है ना, ये पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा और सबसे सर्वोच्च संस्था है। ओके, आइए जरा मैचिंग का देख लें। मैचिंग करना है ग्राम पंचायत का, किससे मिलाइएगा? मतलब यहाँ पे मेन उनका दिया कि ग्राम पंचायत का मेन कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का मेन आपका तो मुखिया होता है ना। ग्राम कचहरी का कौन होता है? तो ग्राम कचहरी के सरपंच होता है। पंचायत समिति के कौन होता है? तो प्रखंड होता है। जिला परिषद का कौन? तो जिला परिषद में अध्यक्ष होते हैं। ग्राम सभा ये एक अस्थाई संस्था है। क्या है? अस्थाई है, परमानेंट। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तब पंचायत समिति का तो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जिला परिषद का कार्यपालक पदाधिकारी होता है, उप विकास आयुक्त होता है। ठीक ना? तो ये आपका हो जाएगा मैचिंग में। ओके, आइए देखते हैं सातवां चैप्टर। सातवां चैप्टर है शहरी स्थानीय स्वशासन। तो ग्रामीण हो गया, अब शहरी देखिए। निम्नलिखित में कौन शहरी क्षेत्रों के स्वायत्त शासन से संबंधित है? शहर से तो ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, जिला परिषद सब गांव से है। नगर पंचायत कथी से है? शहर से है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, जब मेरा देश आजाद नहीं था, उसके पहले ब्रिटिश शासन ने किन नगरों में नगर निगम स्थापित किया था? कहाँ 4 गो में था ना, कि 3 गो में था? 4 गो में था, बाद में एगो ये मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में। इनमें किसके प्रधान को मेयर कहा जाता है बताइए? तो नगर निगम के जो प्रधान होता है ना, उसको मेयर भी कहा जाता है, मेयर। भारत में सबसे पुराना नगर निगम कौन है? सबसे पुराना नगर निगम जो है भारत में, वो आपका चेन्नई है। कौन है? चेन्नई है। बूझ लीजिए कि चेन्नई में सबसे पुराना, वही गरीब 10 लाख आबादी पुर गया था। अगला है इसी में स्थानीय स्वशासन में 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में प्राय डैश स्थापित होते हैं। क्या होता है? वो महानगर। क्या होता है? महानगर निगम स्थापित होता है, जैसे चेन्नई हो गया। नगर निगम के निर्वाचित प्रतिनिधि को डैश कहते हैं, तो कौंसिल कहते हैं, कौंसिल पार्षद। क्या कहते हैं? कौंसिल पार्षद। ओके, जो नगर निगम के निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं उसको कौंसिल पार्षद कहा जाता है। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो अभी बोले हैं कि मेयर को महापौर भी बोल सकते हो आप। मेयर या महापौर कहलाता है, महापौर। बंबई का नया नाम क्या है? तो बंबई का नया नाम मुंबई है। क्या है? मुंबई। बंबई का मुंबई कर दिया गया। नगर निगम का सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य डैश होता है। कौन होता है? कार्यपालक पदाधिकारी होता है। कौन होता है? कार्यपालक अधिकारी। ठीक ना? ये अधिकारी क्या होता है? मुख्य यानी चीफ होता है। जिस शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो, उसकी नगरीय शासन की इकाई को डैश कहते हैं, तो नगर निगम। क्या कहेंगे? 5 लाख से ज्यादा तो नगर निगम, और 10 लाख तो रहेगा तो महानगर निगम। नगर परिषद तथा नगर निगम शहरी डैश की संस्था है, स्थानीय स्वशासन की संस्था है। स्थानीय स्वशासन की क्या है? संस्था है। शहरी स्वशासन यानी प्रशासन की रूपरेखा डैश के अनुसार निश्चित की जाती है, तब पॉपुलेशन के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। डैश नगर परिषद की आय का प्रमुख साधन है। क्या? तो सरकारी अनुदान। जो सरकारी अनुदान मिलता है वही उसका क्या है? आय है। नगर परिषद अपनी सीमा के बाहर से भीतर या भीतर से बाहर क्रय विक्रय की वस्तु पर क्या करता है? चुंगी लगाता है। ठीक ना? चुंगी वसूलता है। आगे देखेंगे। अगला है, मिलाना है आपको नगर परिषद। बताइए कि नगर परिषद को क्या? नगर परिषद तो मिलेगा नहीं। नगर निगम का सबसे बड़ा अधिकारी नगर परिषद तो होता नहीं है। ये हो जाएगा म्यूनिसिपल काउंसिल। नगर परिषद मतलब म्यूनिसिपल काउंसिल। नगर निगम तो नगर निगम म्यूनिसिपल
कारपोरेशन इसको बोला जाएगा। नगर आयुक्त, नगर आयुक्त ये नगर निगम का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक ना। नगर परिषद अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष को चेयरमैन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? चेयरमैन। टैक्स दरोगा, टैक्स दरोगा कौन है? टैक्स दरोगा नगर परिषद में टैक्स दरोगा। सबसे पुराना नगर निगम कौन है? तो अभी बताइए कि चेन्नई है, सबसे पुराना चेन्नई। नगर का प्रधान नागरिक कौन होता है? तो नगर का प्रधान नागरिक कौन होता है? मेयर, जिसको मेयर बोलेंगे। मेयर बोलेंगे निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाने वाला नगर परिषद का अध्यक्ष, इसमें लग जाएगा। सरकार द्वारा नियुक्त, सरकार द्वारा नियुक्त, अब बताइए इसमें से कौन जो कि सरकार इसको नियुक्त करता है? सरकार किसको नियुक्त करता है? एगो कौन बच गया? एगो बच गया कार्यपालक पदाधिकारी बच गया, कार्यपालक पदाधिकारी। सरकार इसको नियुक्त करता है, जानता नहीं चुनता है। देखेंगे आगे अगला चैप्टर। 8वां चैप्टर है आजीविका के साधन। लोग अलग अलग चीज को अपनाता है ना आजीविका के लिए, कोई ठेला चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, इस तरह से। तो आजीविका के साधन देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत किसानों को खेत या तो है ही नहीं, और अगर है तो बहुत क्या है, कम है। यानी 80% किसान ऐसे हैं जिनके पास या तो खेती बाड़ी है ही नहीं, है तो थोड़ा बहुत है। गांव का एक आदमी, एक आम आदमी किस तरह के काम से जुड़ा होता है? तो खेती के काम से जुड़ा होता है, खेती के काम से जुड़ा होता है ना। भारत की आबादी में करीब कितने प्रतिशत कृषक मजदूर है? तब भारत की आबादी में 23.8% लगभग क्या है? कृषक मजदूर है। समझे? इनमें से कौन नगदी फसल है? नगदी मतलब कि तुरंत लगाइए तुरंत पाइए, मतलब नगद। जैसे गन्ना वन्ना हो गया, तो गन्ना जो हो गया, ईख जो हो गया, नगदी फसल है, इसका पैसा तुरंत मिल जाएगा आपको। गाँव में खेती के अलावा आजीविका का सबसे लोक प्रचलित साधन कौन सा है? आजीविका क्या? तो आजीविका के अलावा सब लोग पशु पालता है, सबके घर गाय बैल बकरी भैंस भी ले जाएगा। आइए फिल इन द ब्लैंक्स कर ले जरा। जीविकोपार्जन का अर्थ है क्या करना? बताइए, जीविकोपार्जन का अर्थ क्या है? तो आजीविका चलाना है ना, आजीविका चलाना। मजदूरी डैश के रूप में या वस्तुओं के रूप में दी जाती है, तो मजदूरी नगद, नकद या यानी मौद्रिक या पैसा देके, नगद या पैसा देके। रिक्शा चालक को डैश मजदूर कहते हैं, अकुशल मजदूर कहते हैं। अकुशल क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं रहता है, बाकी ये स्किल तो रहता है, उतना शहर में लेकर के रिक्शा को खींच खाच लेता है और साइड भाग लेता है। कंप्यूटर संचालक का काम डैश मजदूर करते हैं, तो कौन? प्रशिक्षित। शिक्षित के बाद प्रशिक्षण, ट्रेनिंग मिला हुआ है, ट्रेनिंग किए, कोर्स किए, तब तो प्रशिक्षित मजदूर कहेंगे। विभिन्न कार्यों के बदले मिलने वाले डैश ही मजदूरी कहा जाता है। तो जो पारिश्रमिक मिलता है, जो आप काम करते हैं और उसका जो पारिश्रमिक मिलता है, वही क्या होता है? मजदूरी। 2011 में पूरे देश में 23.8% कृषक मजदूर थे, जबकि बिहार में कितना थे? 44.7%। कितना? 44.7%। बताया जाता है कि बिहार के प्रत्येक 10 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 10 परिवार खेतिहर मजदूर है, तो 10 गो में से 6 खेतिहर मजदूर है। तो अब आप पूरी स्थिति खराब ना हो बिहार के। कृषि के लिए सर्वप्रमुख साधन क्या है? तो सबसे प्रमुख साधन खेती बाड़ी करे लगी भूमि ना चाहिए। शहरों में कृषि से भिन्न डैश आजीविका का एक प्रमुख साधन है, तो क्या थी? रोजगार। रोजगार जो है ये आपका आजीविका एक प्रमुख साधन है। गांवों में जातिगत पेशे से, जैसे डैश से भी कुछ लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, तो जातिगत पेशे से कथी कमाता है लोग? मजदूरी से, मजदूरी करता है। आभूषण मजदूरी करता है ना, क्या करता है? देखिए, गांवों में जातिगत पेशे जैसे डैश से भी कुछ लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, तब बढ़ईगिरी करके, ठीक ना, बढ़ईगिरी करके या माने कोई भी कारीगरी करके, कारीगरी रखिए। आभूषण यानी गहना बनाने का काम कौन करना है? तो स्वर्णकार करता है। कौन करता है? स्वर्णकार जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपना गहना बनाते हैं। क्या चीज से? तो आभूषण, आभूषण बनाते हैं, गहना सोना चांदी से। मैचिंग कीजिए। कंप्यूटर का किस में मिलेगा? कंप्यूटर को प्रशिक्षित व्यक्ति ही चलाएगा, अभी बताए हैं। कान की बाली, गले की हार, ये कौन बनाएगा? स्वर्णकार बनाएगा। सूप दौड़ी मौनी, सूप दौड़ी मौनी ये कौन बनाएगा? बांस से बने ये सब सामान होता है ना, ये सूप दौड़ी मौनी
और हल हंसिया कुदाली कौन बनाएगा? हल हंसिया कुदार ये कौन बनाएगा? लोहारी। दरवाजा और खिड़की कौन बनाएगा? दरवाजा और खिड़की बढ़ई बनाएगा, नहीं जी। गेहूं और अरहर ये कौन उपजाएगा? ये उपजाएगा किसान। चप्पल सैंडल जूते ये कौन बनाएगा? चमड़कार बनाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका मैचिंग। अब देखेंगे 9 और 10 और बाद हो जाएगा बस। आइए देखते हैं व्यवसायिक क्रिया, 9वां चैप्टर। कृषि के साथ साथ पशुपालन करने को क्या कहा जाता है? तो मिश्रित कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित। बिहार में सामान्य तौर पर कितने प्रकार की फसलें होती है? तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो 3 प्रकार की फसलें होती है। सामान्य तौर पर 3 प्रकार के, एक ग्रीष्म ऋतु में, एक शरद ऋतु में और एक वर्षा वाला, ठीक ना। बस रबी की फसल की बुआई की जाती है। कब किया जाता है रबी फसल की बुआई? तो अक्टूबर से नवंबर में किया जाता है। अक्टूबर से नवंबर में लोग बो देता है गेहूं। ओके। कौन से धंधों में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक होती है? पशुपालन में। हाँ, गाय भैंस पालने में महिला बिहार की तेज होती है। छान करके दूध भी लेती है दूध। डैश रेशे वाली फसल है, बताइए। डैश रेशे वाली फसल है। तो जूट जो है ना, जूट जिसको पटुआ बोला जाता है, इसको ये रेशे वाली फसल है जूट। बारबरी डैश की एक नस्ल है, बकरी के बारबरी। ब से बकरी आ ब से बारबरी, ये बकरी की एक नस्ल है। कृषि के साथ पशुपालन करना जस्ट बताया मिश्रित कृषि कहलाता है। खरीफ फसल में भदई तथा डैश फसल होती है भदई और अगहनी। अगहनी अगहन महीना में। जायद की फसलें डैश कालीन फसलें हैं। तो बताइए जायद की फसल कब हो जाता है? ग्रीष्मकालीन है। ग्रीष्म मतलब गर्मी के दिन में। बिहार की कृषि प्रधानता डैश कृषि है। तो निर्वाह। आहा, क्या कहा जाए, एक अमेरिका के किसान, एक किसान खेती कर देगा ना, तब बूझ लीजिए कि झारखंड जैसे राज्य को खिला देगा। और यहाँ जो है ना, यहाँ के किसान अपने खाने इतना भी फसल को नहीं उपजा पाता है। अर्थात उसका कृषि जो होता है जीने के लिए होता है, निर्वाह बस अपना खाने के लिए होता है। क्या है? तो ये सुविधा नहीं है। जरा सोचिए, बिहार कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पे एक भी कृषि से संबंधित कोई एग्री वाला क्या नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। तब बताइए क्या कहा जाए? इलाहाबाद से जाकर के लोग ट्रेनिंग करता है और कोर्स करता है। भदई डैश फसल है। तब भदई जो है ना, ये भी आपका ये ग्रीष्मकालीन फसल है भदई, ठीक ना। कृषि के साथ साथ डैश करना मिश्रित कृषि कहलाता था। पशुपालन अगस्त सितंबर तक अर्थात डैश माह आते आते भदई फसल तैयार हो जाती है। तो भादो आते आते भदई तैयार हो जाता है। भादो। गर्मा फसल को डैश भी कहते हैं। तो गर्मा फसल को जायद फसल भी बोला जाता है, जायद फसल। बकरियों की उत्तम नस्लों में डैश प्रमुख है। तो हिमकरी, हिम, ये कौन बकरी है जी? हिमचली। हिमचली जो बकरी है, ये बकरियों में उत्तम नस्ल की बकरी है। ओके, आइए देखते हैं मिलान करने वाला। बताइए भारत का एक परंपरागत व्यवसाय कौन है जो दादा परदादा छेरदादा से चलते आ रहा है? कौन सा है? तब गो पालन, मतलब गाय के पालन, यानी पशुपालन भी इसको मतलब कि गो पालन ही रखिए, क्योंकि गाय को ही पहले से पालते आ रहा है लोग। महिला आधारित प्रमुख व्यवसाय कौन है? तब पशुपालन। अभी तो जस्ट आया था, महिला ज़्यादा पशु पर। मोम बनाने का एक सुगम साधन क्या है? तब मधुमक्खी पालन कीजिएगा तबे तो उससे मोम बनेगा ना। अन्य दुधारू पशुओं की तुलना में, अन्य दुधारू पशुओं की तुलना में कम लागत मूल्य की जरूरत किसमें होती है? बकरी पालन में, बकरी पालन में। चिनिया केला तो हाजीपुर में होता है, हाजीपुर में। लास्ट चैप्टर और सेवा समाप्त हो जाएगा पूरे चैप्टर का पीडीएफ। तो 729945 पर संपर्क कीजिए, इसको दे देंगे आपको। लास्ट चैप्टर है 10 मुद्रा वाला। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपया का नोट जो जारी करता है वो भारत सरकार जारी करता है। अब बाकी सब क्या करता है? बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये यही जारी करता है। बाकी का 1 रुपया के भारत सरकार, बाकी सब ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। कब?
1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। मुद्रा से दूर मुद्रा किस चीज को दूर किया है? धार्मिक बुराई को, अरे भैया धार्मिक में कहां से, सामाजिक बुराई को, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को। अब वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाई क्या था? वस्तु से वस्तु का लेन देन को बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है, ठीक ना। आज भी उसका प्रमाण प्रत्यक्ष है। हम लोग आप लोग भी एक आधे को होंगे तो होंगे, आलू दे करके, मकई दे करके मलाई बर्फ किने हैं हम लोग, और वो दूसरा में से लिया कि इनमें कौन विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? तो ये है आपका मुद्रा। सर्वोत्तम विनिमय का आदान प्रदान का, पहले वस्तु से वस्तु के लेन देन बार्टर सिस्टम बहुत समस्या होता था। क्रेता और विक्रेता कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रेता और विक्रेता जो होते हैं ये आपका पाए जाते हैं कहाँ? बाजारे में। बाजारे में ना किनने वाला बेचने वाला होता है जी। चारागाह युग में वस्तु मुद्रा किस रूप में थी? तो चारागाह युग में पशुओं के रूप में थी। उस समय मान लीजिए पशुओं से पशुओं के लेन देन होता था। वस्तुओं के खरीदने वाले को डैश कहा जाता है। तो जो वस्तु खरीदता है वो क्रेता, और जो बेचता है वो विक्रेता। जहां क्रेता और विक्रेता मौजूद होते हैं उसे बाजार कहते हैं, मार्केट। बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहते हैं, टका कुड़ी टका। रुपया नहीं, रुपया देश की मुद्रा है। तो रुपया मालदीव की है। क्या चीज की है? मालदीव की मुद्रा है। 1 रुपए के नोट जारी करने का अधिकार भारत सरकार के देश को है। तो वित्त मंत्रालय करता है। 1 रुपया के वित्त मंत्रालय। वस्तुओं को बेचने वाले को डैश कहा जाता है। तो वस्तु जो बेचता है उसको विक्रेता कहते हैं। आधुनिक समाज में डैश ही विनिमय का सुगम साधन है। तो आधुनिक समाज में मुद्रा जो है ये विनिमय का सुगम साधन है। भारत का मौद्रिक अब एकरो से तो बने आ गया है पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, एटीएम, है कि नहीं। भारत का सरकार का मौद्रिक अधिकारी कौन होता है? तो मौद्रिक अधिकारी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना। भारत में मुद्रा को डैश के नाम से जाना जाता है। मुद्रा को कथी कहते हैं? रुपया के नाम से। कथी से? रुपया के नाम से जाना जाता है। आइए जरा मैचिंग को देख ले और खेलना खत्म कर दे। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय ये क्या करता है? तो ये करता ये है कि 1 रुपया के नोट को ये जारी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये क्या करता है? तो सभी मूल्यों के नोट जारी करता है। अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है? तो डॉलर। डॉलर करती है क्यों? डॉलर पे ही मरती है। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस। रूस और र से रूस और र से रूबल। पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा क्या है? तो ये कागज का नोट है, समझ लीजिए कि मुद्रा विकास की तृतीय अवस्था। तो सिक्कों का चलन। तृतीय अवस्था सिक्कों का चलन। कृषि युग में विनिमय के साधन क्या था? तो खदान और कौड़ी। कौड़ी देखे हैं? कौड़ी डारा में पहनता था सब, और घोंघा। इसी सब से मतलब कि अपना आदान प्रदान करता था लोग, ठीक ना। तो ये था आपका एक चैप्टर क्लास 6 का टोटल खत्म हो गया, ठीक ना, अर्थव्यवस्था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो कैसा लगा वो प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दे कि इससे मेरा मनोबल बढ़े और प्यार ज़्यादा मिलेगा वीडियो को, तो घबराएगा थोड़ी आदमी, बनाते जाएगा।